तो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा सकते हैं किसी भी मेटल सरफेस से, ठीक है। और इसके टाइप्स भी अपन ने देखे थे कि आप थर्मो आयोनिक जो इमिशन होता है उसका यूज कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराने के लिए, या फिर आप फील्ड इमिशन का यूज कर सकते हो, है ना, या फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये चैप्टर जिस पे बेस्ड है वो है फोटो इमिशन, है ना, फोटो इमिशन। तो ये 3 तरीके थे जिससे आप एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हो, तो थर्मायोनिक, फील्ड और फोटो इमिशंस। जो फोटो इमिशंस था मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, फोटो इमिशन का। और ये क्या होता है कि जब भी आप किसी मेटल पे अगर किसी लाइट को इंसिडेंट करते हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये ही इस चैप्टर का बेस है। और यहाँ पर आज अपन पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे वेरी करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ, वोल्टेज के साथ अपन भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो काफी सारे साइंटिस्ट जो थे, हर्ट्ज हो गए, लेनार्ड हो गए, है ना, लेनार्ड हो गए, या फिर साइंटिस्ट जो आपके बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन, ये लोग भी इसको देख के काफी इस पे गौर करा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और काफी अपनी थ्योरीज दी। तो जो आइंस्टीन है उनका पार्ट हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। बट इस चैप्टर के अंदर जो ये जो पार्ट है, पार्ट 2, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर का, इसमें हम डिस्कस करेंगे हर्ट्ज और लेनार्ड ने क्या अपने ऑब्जर्वेशंस दुनिया के सामने रखी, ठीक है। तो फोटो इमिशन में आपको पहले बता चुका हूं, अभी भी थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। तो हर्ट्ज के बारे में चलते हैं सबसे पहले कि हर्ट्ज ने क्या करा। हर्ट्ज जो थे, हर्ष ने वही चीजें बताई जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस पार्ट के अंदर, क्योंकि वापस रिपीट हो रही है, पर क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है फिर से तो आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो हर्ष ने सिंपल सी थ्योरी यही दी थी कि एक मेटल है और उस पर अगर आप एक इंसिडेंट लाइट करवाते हैं ना, एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे तो इनकी साथ दिक्कत ये है कि ये ऐसे नहीं निकल सकते बाहर। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि आप ऐसे सोच के देखो कि अगर आपके पास एक मेटल सरफेस है ना, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है इधर यहाँ पर और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मान लो वो बाहर आ भी गया, ठीक है, मान लो वो बाहर आ भी गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ गया, अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अपन कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर अब मैं कोई अभी लाइट को इंसिडेंट नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही बाहर निकलवा रहा हूँ, है ना, कि इलेक्ट्रॉन अगर खुद से बाहर निकलता तो क्या होता। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला यहाँ से तो होगा क्या कि उनकी थ्योरी ये थी कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया तो जो आपका सरफेस है मेटल का उस पर कितना चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा कि जो मेटल सरफेस है वापस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लग रही है जिसको हम कूलॉम फोर्स भी कहते हैं, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लग रही है। तो कुल मिला के बात ये कि जब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल भी जाए जैसे तैसे करके तो भी वो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वापस अंदर बुला लेगा, क्या, कौन, मेटल, ठीक है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एस्केप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये एस्केप नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर बाहर निकल भी जाएगा तो भी मेटल इसको वापस खींच के अपनी तरफ कर लेता है। तो हर्ट्ज की ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने करे होंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने ये बताया कि जब आप लाइट को आप इंसिडेंट करवाते हैं तो वो एनर्जी ले लेते हैं उनसे और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एमिट करवा देते हैं, ठीक है। तो लेनार्ड ने क्या करा कि लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा ऐसा जिसके अंदर उन्होंने एक ट्यूब ली, ठीक है, यहाँ पे ये ओपन थी ट्यूब और इधर से उन्होंने ऐसी कुछ क्लोज्ड कर दी, ठीक है। अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स रखी, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर, और इससे कनेक्ट कर दिया वायर, ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिया वायर को। यहाँ पर उन्होंने एक पोटेंशियल अप्लाई करा, ठीक है, यहाँ पर एसी लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिवर्स पोलैरिटी अभी चाहिए रहेगी बाद में, है ना, कभी मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊंगा कभी नेगेटिव लगाऊंगा, इसलिए यहाँ पर एसी वोल्टेज अपन ले रहे हैं। इसके आगे इन्होंने लगाया कि एम्पियर एमीटर, ठीक है, जहां से अपन करंट को मेजर कर सके जो भी इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सर्किट उन्होंने डिजाइन करा, ठीक है। तो वो कर क्या रहे हैं कि यहाँ से वो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये मेटल्स है जो कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स अपन को एमिट करवाना है, तो वो कर क्या रहे हैं कि यहाँ से उन्होंने इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक है, किस पे, इस सरफेस पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसको अपन बोलेंगे एमिटर। ये कौन सी प्लेट है या ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, ये वाली एमिटर इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आके कलेक्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, इस वाली प्लेट पे, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कलेक्टर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ पर जाके कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यह इंसिडेंट लाइट इस पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहाँ पर कलेक्ट हो गए। तो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने करा।
एक्स्ट्रा उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया और एमीटर लगा दिया, है ना। तो ये वोल्टेज किस लिए लगाया? वोल्टेज जो है उन्होंने इसलिए लगाया ताकि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकला पर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो यहां तक पहुंच पाए, मतलब कलेक्टर के पास पहुंच पाए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने वोल्टेज लगा दिया। वोल्टेज से होगा क्या, देखो वोल्टेज उन्होंने लगाया V, अब उन्होंने कर दिया यहां पर लगा दिया प्लस, इस बार लगा दिया यहां पर माइनस, प्लस इधर माइनस इधर, तो ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, और ये माइनस है तो ये माइनस होगा। तो होगा क्या कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर इसके पास एनर्जी भी नहीं होगी तो थोड़ी बहुत एनर्जी पोटेंशियल दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच लेगी अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहाँ खींचेगी? कलेक्टर की प्लेट की तरफ खींच लेगी, तो इसलिए वोल्टेज लगाया गया। तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया, कलेक्टर के पास आ गया, अब यहां से ये फ्लो होना स्टार्ट करेगा, यहां से ये फ्लो होना स्टार्ट करेगा वायर के थ्रू। तो ये जब अपन को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या जनरेट होता है? करंट। क्या जनरेट होता है? करंट। और क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो फोटो इमिशन से इमिट हो रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं ये पहले पार्ट के अंदर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से हम जो ये करंट फ्लो करेगा इसको हम बोलेंगे फोटो करंट। क्या बोलेंगे? फोटो करंट। तो एमीटर इसलिए लगाया ताकि अपने को पता चल जाए कि करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं आ गए हैं इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या करा कि जब उन्होंने इंसिडेंट लाइट को उस पर इंसिडेंट करा, फोकस करा उस पर, तो करंट उनके पास आ गया, करंट उनको मिल गया, एमीटर ने करंट शो करा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं यहां से निकले और यहां पर पहुंच गए और यहां से फ्लो कर रहे हैं, इसलिए करंट आ रहा है। फिर उन्होंने एकदम से इस लाइट को बंद कर दिया, तो करंट भी आपका वापस क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर उन्होंने फिर से चालू करा, फिर करंट आ गया, फिर बंद करा, फिर करंट जीरो हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने ये पता लगाया कि जरूर इस लाइट की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट आ रहा है ना। तो उन्होंने ये कहा कि लाइट हैज कॉज्ड द फोटो करंट। कहने का मतलब क्या है कि जब लाइट इंसिडेंट कराई तो ही उनको करंट मिला, लाइट इंसिडेंट नहीं कराई तो करंट नहीं मिला। तो इसका मतलब कि लाइट जो है उसका ही रोल है किसमें? इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने में, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकला, ठीक। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा था जो कि है जिंक से। तो वो क्या लेके आया? वो जिंक लेके आया, जिंक प्लेट लेके आया, एक जिंक प्लेट जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, और इस पे उन्होंने इंसिडेंट कराई लाइट, इंसिडेंट कराई लाइट। थोड़ी देर बाद देखा तो ये जो जिंक प्लेट थी जो कि पहले नेगेटिवली चार्ज थी, ये हो गई आपकी अनचार्ज्ड, मतलब चार्ज हो गया इस पे जीरो, अनचार्ज हो गई है ना, चार्ज हो गया इस पे जीरो। तो उनको बड़ा शॉकिंग हुआ कि यार यहाँ से इंसिडेंट इस पे लाइट कराई मैंने तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज कैसे हट गया? तो जरूर इससे कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला होगा बाहर, उसी को हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को उसके इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जानते हैं। तो 100% से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसा भी करा कि वो लेके आया एक अनचार्ज्ड जिंक प्लेट, है ना, अनचार्ज, जिसपे जो चार्ज है वो जीरो है, और उसके बाद उन्होंने इस पे लाइट को इंसिडेंट कराया। थोड़ी देर बाद देखा तो इस जो जिंक जो प्लेट थी जो अनचार्ज थी पहले, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन 100% इमिट हुए होंगे, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उनको पता लग गया कि यहाँ पे हाँ कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इससे जरूर निकल रहा है। जब मैं कोई मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करा रहा हूँ किसी लाइट को, तो वहां से जरूर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वहां से निकल रहा है, तभी तो ये दोनों फेनोमेना हो रहा है कि माइनस से जीरो हो गया और यहाँ पर जीरो लिया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो उनको ये कंफर्म हो गया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, उसी को हम अभी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जरूरी नहीं कि आप किसी मेटल पे लाइट फेंको और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई मेटल है, ठीक है, तो उन्होंने नोटिस करा कि मैंने जब एक इंसिडेंट लाइट कराई यहां पर F1, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए, ठीक है, उनको करंट मिल गया, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए मतलब करंट मिल जाएगा उनको। और दूसरे केस के अंदर उन्होंने दूसरी F2 लाइट को इंसिडेंट करा। F1 F2 क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है किसी पर्टिकुलर लाइट की, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी F1 कराई तब इलेक्ट्रॉन्स निकले, जब F2 कराई तब इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले, तब इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। तो उन्होंने ये कहा
कि देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा कि एक मेटल पे आप किसी भी तरह की लाइट फेंक दो और वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। एक लाइट जो है, एक जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है वो एक एनर्जी लेके आती है अपने साथ में, जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाते हैं। तो एक मेटल के लिए, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। मतलब जैसे मान लो कि आपके पास एक जिंक मेटल है ना, जिंक की एक प्लेट है। अब यहाँ पे आप इंसिडेंट करा रहे हो किसी लाइट को, तो आप ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी जिसके ऊपर ही आपको लेनी पड़ेगी अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो पाए। मतलब अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से ज्यादा या उसके बराबर ही आपको लाइट इंसिडेंट करानी पड़ेगी। अगर इससे आप कम कराएंगे, एफ नॉट से आप फ्रीक्वेंसी से आप कम कराएंगे तो आपको इमिशन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब करंट जीरो आएगा। इसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मतलब स्टार्ट होना, थ्रेशोल्ड मतलब स्टार्ट होना। मतलब अगर आपके पास जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एफ नॉट है, ये एफ वन है, और इससे भी नीचे कोई लाइट है एफ टू, तो यहाँ पे मैंने बता रखा एफ टू एफ नॉट से छोटा है और एफ नॉट एफ वन से छोटा है। तो अगर एफ नॉट इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा, और इससे अगर ज्यादा लेंगे तो भी हो ही जाएगा, है ना, तो भी हो जाएगा। पर अगर इससे कम लोगे तो नहीं होगा, अगर इससे कम लोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती किसी पर्टिकुलर मेटल की कुछ। तो आप बोल सकते हो कि अगर ये जिंक है तो उसके लिए ये वाला केस है। अब ऐसा हो सकता है कि जो सोडियम हो, है ना, जो सोडियम हो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि F2 भी, उसके लिए ऐसा हो सकता है F2 भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे दे, और उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे भी नीचे हो सकती है। मान लो F3 उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, F3 उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए, सोडियम के लिए, ऐसा हो सकता है। तो पर्टिकुलर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। एक मेटल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी और उससे ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी आपको रखनी पड़ेगी अपनी इंसिडेंट लाइट की, ताकि वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लाइट्स अपन पढ़ रहे हैं अभी, है ना, इसकी अपन इतनी सारी बातें अभी अपने नोटिस करी है कि यार इसकी एक तो एक अपन ने वोल्टेज पढ़ा अभी कि वोल्टेज लगाया था लेनार्ड ने, है ना, वोल्टेज लगाया था लेनार्ड ने यहाँ पर, तो इसको भी तो कम ज्यादा कर सकते हैं, नेगेटिव में कर सकते हैं। तो उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे चेंज होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर लेनी पड़ेगी 100%, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ऊपर लेनी पड़ेगी आपको लाइट, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो। पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर भी तो ले सकते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैं ऊपर लेके जाऊंगा अगर किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो करंट पे। ठीक है, ये हो सकता है। और एक हो सकता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपके पास कोई मेटल सरफेस है और यहाँ पर आप ये बस इस एरिया पर आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, है ना, कौन से वाले एरिया पे, बस इस वाली एरिया पे। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी सेम रख के अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा कर दें एक एरिया के लिए, अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा कर दें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज कर दी आपने। फ्रीक्वेंसी आपने सेम रखी, बस क्या है इस एरिया में मान लो कि पहले थोड़ी कम लाइट आप प्रोजेक्ट कर रहे थे इसके अंदर, अब आपने उसकी जो लाइट है उसको तेज कर दिया, है ना, उसकी लाइट को तेज कर दिया, तो वो क्या होगा, उसकी आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पहले थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी, थोड़ी कम लाइट आ रही थी, अब उसी एरिया के अंदर थोड़ी ज्यादा लाइट आ रही है, तो आपको बोलोगे कि इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये इंटेंसिटी का मतलब है। वोल्टेज का मतलब आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको मतलब पता है। ठीक है, अब ये वैरी कैसे करेगी इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, आई से डिनोट कर रहा हूं इंटेंसिटी को, ऑन फोटो करंट। मैं फोटो करंट को P से डिनोट करूंगा, ठीक है, किससे डिनोट करूंगा, P से। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, तो आपको एक लाइट लेनी है जो कि आप इंसिडेंट कराओगे किस पे, मेटल पे, है ना, ये मेटल है, और आपको इस पे लाइट इंसिडेंट करानी है एक। ठीक है, अब इस लाइट की इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, वरना फोटो इमिशन हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली अपने को पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा ही होगी फ्रीक्वेंसी, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, मान लो ये I1 है, ठीक है, मान लो ये I1 है। अब ये मेटल पे आपके फोटो इमिशंस तो हो रहा है। अब आपने क्या करा कि I1 से बड़ा कर दिया, बड़ा कर दी इंटेंसिटी, और कर दी I2, मतलब I1 जो है वो छोटा हो गया I2 से, आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो पाया ये गया कि जो करंट है
जो लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर करंट जो है वो बढ़ गया, जो फोटो करंट है पी से नोट कर रहा हूं मैं फोटो करंट को, जो फोटो करंट है वो भी बढ़ गया। ठीक है, तो उसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसा बनेगा, ये है फोटो करंट और ये है आपका इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ आया कुछ, तो ये लीनियरली इंक्रीजिंग है, मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका फोटो करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका फोटो करंट बढ़ रहा है। तो इससे एक सिंपल अपन ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि देखो हुआ क्या कि इंटेंसिटी जैसी ज्यादा हुई, है ना, फोटो करंट इस मतलब इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो फोटो करंट ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी जैसी भी ज्यादा हुई, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इमिट हुए होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हुए होंगे वो भी ज्यादा हो गए होंगे, और इनके ज्यादा होने से ही तो फोटो करंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या मतलब निकला कि इंटेंसिटी ज्यादा करी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट हुए, और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट हुए तो वही तो करंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो करंट भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि इंटेंसिटी के साथ आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास पोटेंशियल। तो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, जो अपन ने पोटेंशियल अप्लाई करा था, लेनार्ड ने जो पोटेंशियल अप्लाई करा था ना उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऑन फोटो करंट। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था उस टाइम कि अपन ने ये जो एक्सपेरिमेंट देखा था इसके अंदर ये बीड लगाया था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी इतनी नहीं है वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं और यहाँ पर पहुंच जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनको खींच के कहाँ पे ले जा रही है, कलेक्टर प्लेट पे ले जा रही है। तो ये बात तो सिंपल है, जब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और अगर आप अपना जो पोटेंशियल है वो बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का फायदा उठाएंगे, और जिनकी एनर्जी बहुत ही कम होगी, मान लो जिनकी इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ही कम है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसी होगी, इसका पोटेंशियल बढ़ा के, है ना, मतलब माइनस और प्लस में ऐसे ही रख रहा हूँ इनके ना, प्लस इस पे माइनस इस पे, और अगर इस पोटेंशियल को मैं बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी इंटेंसिटी उसकी। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन भी होगा, जो मतलब जो सबसे जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी वो भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा उठाकर यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, सिंपल सा कंक्लूजन है कि जब मैं पोटेंशियल को बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंचेंगे, कहां पर, कलेक्टर पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, इसका मतलब है कि आपका करंट जो है वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? पर ये जो पोटेंशियल मैंने बढ़ाया है ये प्लस और माइनस ऐसे रख के ही बढ़ाया है ना, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स थी इस पे मैंने रखा था प्लस, इस पे रखा था माइनस, यहाँ ये है आपका इमिटर और ये है आपका कलेक्टर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे और यहाँ पर जा रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लग रही थी, है ना, क्योंकि अपन ने जो पोटेंशियल है वो कैसे लगाया था, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगी और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर गए आसानी से। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा बढ़ी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फायदा करेगी ताकि आसानी से वो पहुंच जाए, इतना तेज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कि वो आसानी से उसकी तरफ खिंच जाएंगे, किसकी तरफ, कलेक्टर प्लेट की तरफ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके करंट ज्यादा दे देंगे। ठीक है, तो मान लो कि पहले इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंच रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी नहीं थी, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि यहाँ तक वो पहुंच पाए, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बढ़ा दी, कैसे बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल को बढ़ाकर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अब पहुंच जाएंगे जो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पहुंच पाएंगे तो करंट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव रख रहा हूं तब की बात है। ठीक है, अब एक और केस इसमें डिस्कस हो सकता है कि आप ये जो सेटअप है इसके अंदर आप नेगेटिव पोटेंशियल को रख सकते हो, जैसे अभी मैं सिर्फ ये सर्किट बना रहा हूँ, ये मैंने एसी रखा था, इस बार मैं क्या करता हूँ कि एमीटर है ना, ये एमीटर है आपका और ये एक आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है। तो इस बार मैंने क्या करा कि इस बार मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, इस बार मैंने पोटेंशियल जो उल्टा लगा दिया, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस बार ऐसे। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कहां से, यहां से इंसिडेंट लाइट हो रही है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में चलना चाहेंगे, इस डायरेक्शन में चलना चाहेंगे, मतलब अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर रही है, कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने नहीं दे रही है उनको, है ना। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाई, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से इमिट हो रहे हैं वो यहाँ तक ना पहुंच पाए, ये अपन कोशिश कर रहे हैं उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, उल्टा पोटेंशियल लगा के। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है इसका मतलब।
कि अगर मैं उल्टी चीज करूंगा, अगर उनको मैं रोकना चाहूंगा, तो ऑब्वियसली अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब जो नेगेटिव पोटेंशियल ले रहा हूं मैं, नेगेटिव पोटेंशियल अगर मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा, मतलब -1 से -2, -3, -4, -5 करता जाऊंगा, तो ऑब्वियसली जो करंट है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तगड़ी तरीके से उसको रोकेगी कि तू कलेक्टर उस पर मत जा। तो जो बिल्कुल एनर्जेटिक जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही पहुंच पाएंगे, है ना, जो आपके बिल्कुल एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही नहीं है वहां पहुंचने की, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, बस वही पहुंच पाएंगे, है ना, तो उनको भी रोक रही है ये। ठीक है, तो फोटो करंट आपका ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव में लगा रहे हैं, आप रोकना चाह रहे हो उसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई अपने को। अब देखो, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन तो होता ही है जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब ऐसा एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, मतलब जैसे मान लो यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहां से निकले 100 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, मान लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसा था जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। अगर ये पोटेंशियल, जो मैं पोटेंशियल लगा रहा हूं, इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं ना मैं, अगर मैं उल्टा पोटेंशियल लगा दिया, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा हूं ताकि वो कलेक्टर तक ना पहुंच पाए, तो मैं अगर ऐसा पोटेंशियल लगा दूं कि वो इस इलेक्ट्रॉन को, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, इसको भी रोक ले, अगर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पोटेंशियल ऐसा लगा दिया मैंने कि वो उसको भी कलेक्टर तक ना पहुंचने दे, तो मतलब ये इसके पास सबसे मैक्सिमम थी, तो बाकी के पास तो वैसे भी कम थी, तो अगर इसको रोक लेगा पोटेंशियल, तो इन सबको तो रोक ही लेगा। तो कुल मिला के अगर इसने इसको रोक लिया, तो मतलब यहां पर कलेक्टर के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्या मतलब है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी इस पोटेंशियल ने रोक लिया, मैंने इतना कर दिया उसको नेगेटिव, कि उसने इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को भी रोक दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा तो आपके पास जो फोटो करंट आएगा वो आएगा 0। तो ऐसा पोटेंशियल जहां पर जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसकी के मैक्स है ना, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसको भी रोक ले, और फोटो इलेक्ट्रॉन जो फोटो करंट है उसको भी कर दे 0, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला भी रोक लेगा, तो मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहा है कलेक्टर प्लेट पे, तो इसका मतलब ये हो कि जो फोटो करंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन जो फोटो करंट है वो 0 हो जाता है, उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब आपने नेगेटिव में इतना पोटेंशियल लगा दिया कि अब वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहा कलेक्टर प्लेट पे, तो इसका मतलब है कोई करंट आ ही नहीं पा रहा, है ना, उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज, मतलब आपने यहां से जो आपकी जो सप्लाई है, फोटो करंट की जो सप्लाई हो रही थी वो आपने कट कर दी, तो इसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक और पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए कि जब अपने पास दूसरा केस था, मतलब सिमिलर केस था, जब अपन ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते थे, जब यहाँ पर आपके पास ये जो ऐसी है, यहाँ पर ये पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, जो अपना सिमिलर केस था, है ना, जो अच्छा वाला केस था, जहाँ पर अपन चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे आए, है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कैसे लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाना चाहेंगे, तो ये अपना जो सबसे पहला वाला केस था वो है। तो जब आप पोटेंशियल को बढ़ाते रहते हो ना, तो आपका फोटो करंट भी बढ़ता रहता है, पर एक कंडीशन ऐसा आता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि आप इसके बाद, मतलब जैसे मान लो कि V2 हुआ, V2 पोटेंशियल हुआ, इस पे भी फोटो करंट बढ़ गया, ठीक है, पर जैसे ही आप पोटेंशियल को V3 करोगे, मतलब और बढ़ा दिया आपने पोटेंशियल को V2 से भी बड़ा कर दिया, तो भी आपके पास जो फोटो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं। हो क्या रहा है कि आपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है, आपकी जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, यहाँ पर आपने वोल्टेज कैसा लगाया, ऐसे लगाया, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसी लगी हुई है ना, क्योंकि मैंने पोटेंशियल कैसे लगा रखा है, इधर प्लस इधर माइनस, तो अपन जा रहे हैं कि यहाँ पर कलेक्टर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स आए, है ना, स्ट्राइक करें। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, फोटो करंट तो बढ़ेगा बढ़ेगा, पर एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद अगर वोल्टेज आप कितना ही बढ़ाते हो, फोटो करंट हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, फोटो करंट
कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब मानो ऐसे कि V1 आपने लिया पहले 20 वोल्ट, फिर लिया, फिर फोटो करंट आपके पास आया 1 एम्पियर, फिर आपने कर दिया 40 वोल्ट, फिर आपके पास आया 2 एम्पियर, ये फोटो करंट है ना, ये फोटो करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, फिर आपने कर दिया 60 वोल्ट, फिर आपके पास आया 3 एम्पियर, ठीक है, फिर आया 80 वोल्ट आपने कर दिया। इसके बाद आपको पता चला कि यहाँ पर भी 3 एम्पियर ही है, फिर आपने करा 100, फिर वापस 3 एम्पियर। तो इसका मतलब ये कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसके बाद अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो भी आपके पास फोटो करंट जो है, तो भी आपके पास जो फोटो करंट है वो क्या हो जाएगा, सेम। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप फोटो करंट जो आप वोल्टेज को बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ और वहां से आपके पास जो करंट है वो बढ़ता ही जाए, ठीक है। तो एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। ये हो क्यों रहा है अब, क्योंकि ये जो 60 वोल्टेज है ना, जो अपन ने 60 के बाद नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, है ना, कुछ कुछ नहीं पहुंच पा रहे होंगे, पर क्योंकि लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स निकलते, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है ना, इंटेंसिटी सेम है, तो मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 20 पे 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 40 ही यहाँ पहुंच पाए, 40 वोल्टेज पे यहाँ पर 80 पहुंच पाए, 60 पे यहाँ पे पूरे 100 पहुंच जाएंगे, तो आपके पास करंट मैक्सिमम आ जाएगा। अब आप 80 कर दो तो 100 ही तो निकले, तो 100 से 120 तो पहुंच नहीं सकते, 80 पे भी पूरे 100 पहुंचेंगे, 100 पे भी पूरे 100 पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी तो सेम है ना, एक इंसिडेंट लाइट पे एक इंटेंसिटी की, एक फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही निकलेंगे, है ना। तो उस पे 20 पे कम पहुंच रहे, निकल 100 रहे हैं पर कम पहुंच रहे हैं, 40 पे थोड़े ज्यादा पहुंचेंगे, 60 पे सब पहुंच जाएंगे, है ना। सब पहुंचने के बाद फिर आप उस पर कितना भी बड़ा वोल्टेज कर दो, एक ही बात है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अब इसका ग्राफ अगर बनाए अपन, किसका, अपन ये देखा था अभी, ये मैंने लिख दिया पोटेंशियल V, और ये मैंने लिख दिया फोटो करंट P। यहां पर ये पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे वैसे 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 फोटो करंट बढ़ता जाएगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपका जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे अपन यहाँ पर दिखा था अपन ने, ठीक है। तो ऐसी केस के अंदर, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप जब नेगेटिव में पोटेंशियल ले जाओगे ना, ये इस साइड नेगेटिव में ले जाओगे, तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा कि आपका जो करंट है वो 0 हो जाएगा। तो कुछ ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ऐसा। देखो बिल्कुल अपन ने जो पॉइंट डिस्कस करे ना बिल्कुल वैसा ही है। ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसके अंदर अपने को फोटो करंट 0 मिलता है, ठीक है। फोटो करंट 0 इसमें मिल रहा है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, है ना, वोल्टेज बढ़ रहा है यहाँ से, तो आपका करंट भी बढ़ रहा है, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे V1 इसको बोल देता हूं मैं, उसके बाद आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ आपका जो करंट है वो सेम ही रहने वाला है, उसके बाद आपका जो करंट है वो सेम ही होने वाला है। जैसे यहाँ पर जो V1 होता है वो होता 60, क्योंकि 3 एम्पियर है, फिर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स अब पहुंच रहे हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये जो करंट है जो आपका कांस्टेंट हो गया है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेम ही फ्रीक्वेंसी अपन ले रहे थे, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी, और वोल्टेज को अपन वेरी कर रहे थे। इस बार मैं क्या करता हूँ कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने की स्टार्ट करता हूँ, है ना, इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ। इसी डायग्राम के अंदर मैं बनाता हूँ आपके सामने, यहाँ पर अपन इसको इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। इस बार मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, मतलब मान लो कि I1 है, तो इस बार मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, I2 कर दिया, और I2 बड़ा है I1 से। तो होगा क्या कि अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा दी है, अपने को पता है ना कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा। कैसा आया, ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, देखो ये I2 था, यहां पर सिर्फ मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज करा है, फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे जो पोटेंशियल आया, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। ये क्यों सेम आया, क्योंकि अपने को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब तक सेम है तो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक ही एनर्जी देती है किसी इलेक्ट्रॉन को, उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कर सकता है, किसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं सकता,
काइनेटिक एनर्जी का बढ़ाने का काम सिर्फ फ्रीक्वेंसी के पास है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है। तो अगर इंटेंसिटी I2 हो या I1 हो, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास तो एक ही काइनेटिक एनर्जी होगी जो K1। मान लो इसके पास इस केस के अंदर जो एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू होगी K1। तो I2 के केस के अंदर भी वो वैल्यू K1 ही होगी, है ना, क्योंकि अपने फ्रीक्वेंसी सेम ही रखी है। सिर्फ इस केस के अंदर होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, I2 वाले केस के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, तो फोटो करंट ज्यादा आएगा, तो इसलिए इसका जो ग्राफ है ऊपर शिफ्ट हो गया। और ये इसके लिए सैचुरेशन करंट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों आया यहाँ पर, V0 ही क्यों आया, कि मतलब इधर या ऊपर नीचे क्यों नहीं गया ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी। आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर सकता है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये I2 I1 की बात अपने को समझ में आ गई। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड केस था उसके अंदर अपन ने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा था, है ना। एक के अंदर अपन ने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी थी, दूसरे के अंदर अपन ने वोल्टेज इंक्रीज अप डाउन करा था, और ना और इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करी थी सेकंड केस के अंदर। इस बार अपन ने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कम ज्यादा कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कम तो कर ही नहीं सकते ऑब्वियसली, अपने को पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही लेनी पड़ेगी ताकि एमिशन हो पाए। तो वही ग्राफ बनाते हैं फिर से, कौन सा वाला, ये आपका फोटो करंट है और ये आपका पोटेंशियल है V। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनता है अपने पास, एक फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, मान लो ये V1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके लिए ये F1 माना है मैंने, तो ये F1 के लिए ऐसा ग्राफ बन गया। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा, है ना, जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा, इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब है एनर्जी इंक्रीज करना, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, E=H × F, है ना, या म्यू भी लिख सकते हैं आप, उसको V से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को उस फॉर्मूले के अंदर। तो जैसे जैसे आप F को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है किसी इलेक्ट्रॉन की, है ना, जिसको अपने को रोकना होता है पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल से, वो भी इस बार इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अपन ने एनर्जी इंक्रीज कर दी। मतलब अपन जो एनर्जी दे रहे हैं वो इस बार ज्यादा दे रहे हैं पिछली बार से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। यह है F2 के लिए, और यहाँ पर F2 जो है वो F1 से बड़ा है, और ये सब कुछ किससे बड़े हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो F2 का ग्राफ कुछ ऐसा है। ये V2 है, और V2 ऑब्वियसली V1 से बड़ा है जब मैं मॉड की बात कर रहा हूँ, है ना। नेगेटिव में तो ऑब्वियसली V1 ही बड़ा होता है, बट अपन ऐसे जनरल बात करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में V2 बड़ा है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिल रही है, तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए V2 पिछले शिफ्ट हो गए। पर क्योंकि आगे जाने पे सैचुरेशन करंट दोनों का सेम ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप एनर्जी ज्यादा दे रहे हो पर इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी जब आप बढ़ाओगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से करंट बढ़ता है। पर अभी क्या आप कर रहे हो, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो। तो आप जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ जाती है जो एक इलेक्ट्रॉन के पास आती है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ जाते। तो इसकी वजह से यहाँ पर सैचुरेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ही है। ठीक है, तो आपको ये दो पॉइंट्स जो मेन याद रखने हैं वो ये हैं कि एक तो जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, है ना, एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। और आपके पास जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हो तब आपकी जो एनर्जी आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को वो इंक्रीज हो जाती है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ये इससे इंडिपेंडेंट है, मतलब इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, और फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन अपन ने की, डायग्राम्स बनाया अपन ने, है ना, कि इंटेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ जो फोटो करंट है वो कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन आइंस्टाइन के पास चलेंगे, है ना। आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी, उनकी इक्वेशंस क्या थी, जिससे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे अपन।
ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।